तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कोबरा 2 नाम की इस मूवी के बारे में। दोस्तों कोबरा 1986 में इसका जो पार्ट 1 है वो देखने को मिला था। अमेरिकन एक तरह से एक्शन ड्रामा ये मूवी है। इसका दूसरा पार्ट अब हमें देखने को मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी इस मूवी के बारे में आपको बताएंगे, पिछली मूवी के कलेक्शन, साथ ही साथ अपकमिंग पार्ट की अपडेट, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। कोबरा 1986 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन जॉर्ज पी. कॉस्मेटोस ने किया है और इसकी कहानी सिल्वेस्टर स्टेलोन ने लिखी है, जो मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म, जो कि पाउला गोसलिंग के उपन्यास ए रनिंग डक, जिसे बाद में फेयर गेम के नाम से प्रकाशित किया गया और 1995 में इसी शीर्षक से फिल्माया गया, पर आधारित है, में रेनी सेंटोनी, ब्रिगिट नील्सन और एंड्रयू रॉबिन्सन सहकलाकार है। 5. कोबरा लेफ्टिनेंट मैरियन कोबरा कोब्रेटी का अनुसरण करती है, जो हिंसक अपराधों की एक श्रृंखला की जांच करती है और अपराधियों द्वारा लक्षित एक गवाह की रक्षा भी करती है। कोबरा रॉकी 4, 1985 के बाद और क्रीड 2, 2018 तक स्टैलोन और नील्सन के बीच सहयोग वाली अंतिम फिल्म है, और यह एकमात्र फिल्म है जिसमें दोनों वास्तविक जीवन में एक दूसरे से विवाहित है। स्क्रिप्ट काफी हद तक बेवरली हिल्स कॉप 1984 के लिए स्टैलोन की मूल स्क्रिप्ट से प्रेरित थी। कोबरा को आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था, जिसमें अत्यधिक हिंसा और शैली के अति प्रयोग पर आलोचना की गई थी, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और तब से इसे एक पंथ क्लासिक माना जाता है। 6. 7. कथानक लॉस एंजिल्स के सुपरमार्केट में सामूहिक गोलीबारी बंधक संकट में बदल जाती है। लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग संकट को हल करने के लिए अपने कुलीन, जॉम्बी स्क्वाड के लेफ्टिनेंट मैरियन कोबरा कोब्रेटी को बुलाता है। कोब्रेटी शूटर के साथ खड़ा है, जो सामाजिक डार्विनवादी आदर्शों का समर्थन करता है और नई दुनिया का उल्लेख करता है। बंधकों के एक समूह को मारने से पहले कोब्रेटी उसे मार देता है। जासूस मोंटे पुलिस प्रक्रिया की अवहेलना करने के लिए कोब्रेटी को फटकार लगाता है, और कोब्रेटी संभावित पीड़ितों की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं देने के लिए पत्रकारों के एक समूह को फटकार लगाता है। अधिकारियों को पता नहीं था कि सुपरमार्केट की घटना लॉस एंजिल्स में द न्यू वर्ल्ड द्वारा किए गए हिंसक अपराधों की एक श्रृंखला का हिस्सा है, जो एक सामाजिक डार्विनवादी पंथ है, जो आधुनिक समाज को तुच्छ समझता है और कमजोर लोगों को मारने में विश्वास करता है, जिससे केवल सबसे मजबूत और सबसे बुद्धिमान ही शासन कर सके। मॉडल और व्यवसायी इंग्रिड नुडसन न्यू वर्ल्ड का प्राथमिक लक्ष्य बन जाती है, जब वह पंथवादियों और उनके नेता नाइट स्लेशर को हत्या की होड़ में देखती है। उसे कोब्रेटी और उसके साथी सार्जेंट टोनी गोंजालेस की सुरक्षात्मक हिरासत में रखा जाता है, जो उसके जीवन पर एक असफल प्रयास के बाद होता है। नुडसन और कोब्रेटी को मारने के कई प्रयासों के बाद, कोब्रेटी का मानना है कि एक संगठन इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन उसके वरिष्ठों द्वारा उसके सिद्धांत को खारिज कर दिया जाता है। कोब्रेटी और गोंजालेस नुडसन के साथ लॉस एंजिल्स से बाहर सैन रेमोस के छोटे से शहर में चले जाते हैं, जहां कोब्रेटी और नुडसन रोमांटिक रूप से जुड़ जाते हैं। न्यू वर्ल्ड की दूसरी कमान, अधिकारी नैन्सी स्टार्क, पुलिस एस्कॉर्ट में घुसपैठ करती है। स्टार्क पर कोब्रेटी के अविश्वास के बावजूद वह कुछ नहीं करता है और समूह एक मोटल में रात बिताता है। भोर में न्यू वर्ल्ड मोटरसाइकिल पर सैन रेमोस में आता है और स्टाल द्वारा निर्देशित शहर को घेर लेता है। एक गोलीबारी में कोब्रेटी कई पंथियों को मार देता है, लेकिन गोंजालेस घायल हो जाता है। कोब्रेटी और नुडसन एक पिकअप ट्रक में भाग जाते हैं, जिसे पंथियों ने एक रोड ब्लॉक से तोड़ दिया। दोनों एक स्टील मिल में भाग जाते हैं। कोब्रेटी बाकी पंथियों को हरा देता है और स्टाल गलती से नाइट स्लेशर द्वारा गोली मार दी जाती है। नाइट स्लेशर से हाथापाई करते हुए कोब्रेटी उसे एक हुक पर लटका देता है, जो उसे भट्टी में खींच ले जाता है। कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल सैन रेमोस को सुरक्षित करता है और गोंजालेस को बचाता है। जब कोब्रेटी को उसके वरिष्ठों द्वारा बरी कर दिया जाता है, तो मोंटे शुरू में माफी मांगता हुआ दिखाई देता है,
लेकिन फिर से कोब्रेटी को अतिशयोक्ति के लिए फटकार लगाता है। कोब्रेटी ने मोटरसाइकिल पर नूडसन के साथ भागने से पहले मोंटे के चेहरे पर मुक्का मारा। ढालना: सिल्वेस्टर स्टेलोन लेफ्टिनेंट मैरियन कोब्रा कोब्रेटी के रूप में, ब्रिगिट नील्सन इंग्रिड नूडसन के रूप में, सार्जेंट टोनी गोंजालेस के रूप में रेनी सेंटोनी, एंड्रयू रॉबिन्सन जासूस मोंटे के रूप में, ब्रायन थॉम्पसन नाइट स्लेशर के रूप में, जॉन हर्जफेल्ड चो के रूप में, ली गार्लिंगटन अधिकारी नैन्सी स्टाल्क के रूप में, आर्ट लाफ्लूर कैप्टन सीयर्स के रूप में, मार्को रोड्रिगेज सुपरमार्केट किलर के रूप में, रॉस सेंट फिलिप सुरक्षा गार्ड के रूप में, वेल एवरी चीफ हॉलीवेल के रूप में, डेविड राशे डैन के रूप में, निक एंगोटी प्रोडस्की। उत्पादन, विकास और लेखन: जब सिल्वेस्टर स्टेलोन को बेवर्ली हिल्स कॉप में मुख्य भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया, तो उन्होंने लगभग पूरी तरह से स्क्रिप्ट को फिर से लिखने का फैसला किया, लगभग सभी हास्य पहलुओं को हटा दिया और इसे एक एक्शन मूवी में बदल दिया जो उन्हें लगा कि उनके लिए बेहतर है। स्टूडियो ने उनकी संशोधित स्क्रिप्ट पढ़ी और उसे अस्वीकार कर दिया। 8. प्रस्तावित एक्शन दृश्यों ने बजट को उनकी योजना से कहीं ज्यादा बढ़ा दिया होगा। 2. बाद में स्टेलोन ने इसके लिए अपने विचारों को एक मूल स्क्रिप्ट में शामिल किया। 7. जब स्टेलोन ने बेवर्ली हिल्स कॉप छोड़ दिया, तो एडी मर्फी को मुख्य भूमिका निभाने के लिए लाया गया। 9. पाउला गोसलिंग के उपन्यास ए रनिंग डक को स्रोत सामग्री के रूप में उद्धृत किया गया, इतना कि उन्हें स्क्रीन पर क्रेडिट भी मिला। सिल्वेस्टर स्टेलोन की स्क्रिप्ट के पहले के मसौदे में बाद के मसौदों और अंतिम फिल्म से कई अंतर थे। इनमें एक मूवी थिएटर सुपरमार्केट के बजाय में होने वाली शुरुआती गोलीबारी शामिल है, जिसके दौरान कई और लोग मारे जाते हैं। कोब्रा का उल्लेख है कि उसकी एक प्रेमिका थी जिसे एक मनोरोगी ने मार डाला था जिसे वह पकड़ने की कोशिश कर रहा था। एक नाव पर अतिरिक्त रात का एक्शन सीक्वेंस जहां कोब्रा और इंग्रिड छिपे हुए हैं और नाइट स्लेशर के पंथियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, जिसमें कोब्रा और गोंजालेज उन सभी को मारने में कामयाब होते हैं, और एक अलग अंत जिसमें मोंटे, जिसे नई दुनिया का वास्तविक नेता बताया जाता है, कोब्रेटी द्वारा मारे जाने से पहले आखिरी सेकंड में इंग्रिड को मारने का प्रयास करता है। 10. यह पंक्ति, यह वह जगह है जहां कानून रुकता है और मैं शुरू करता हूं, बेवकूफ, द रिवर में स्टीव मैकक्वीन द्वारा कही गई एक पंक्ति से प्रेरित थी। 11. कोब्रा को बहुत ज्यादा संपादन की जरूरत थी क्योंकि फिल्म में ग्राफिक रूप से इतनी हिंसा थी कि इसे मूल रूप से X रेटिंग मिली थी। इसे संपादित करके R रेटिंग दी गई। ढलाई: ब्रायन थॉम्पसन को काम पर रखे जाने से पहले 7 बार ऑडिशन देना पड़ा। चौथे ऑडिशन में उनकी मुलाकात स्टेलोन से हुई, जिन्होंने सोचा कि थॉम्पसन नाइट स्लेशर की भूमिका निभाने के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन स्क्रीन टेस्ट के बाद उन्हें तुरंत काम मिल गया। साथ ही मूल स्क्रिप्ट में नाइट स्लेशर को एबडॉन कहा गया था, संभवतः बाइबिल से एबिस के दूत के नाम पर। थॉम्पसन ने नाइट स्लेशर की भूमिका निभाने के तरीके के बारे में स्टेलोन से बार-बार सलाह मांगी, जिसमें उनकी पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत प्रेरणाओं के बारे में सवाल भी शामिल थे, लेकिन स्टेलोन ने इस विषय में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और थॉम्पसन से कहा कि यह किरदार बस बुरा है। थॉम्पसन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण आश्चर्य की बात यह थी कि फिल्मांकन पूरा होने के बाद निर्देशक कॉस्मेटोस ने अप्रत्याशित रूप से उनसे कहा, अगर आपने मेरी बात सुनी होती तो आप अच्छे हो सकते थे। स्टेलोन ने डर्टी हैरी को एक प्रभाव के रूप में स्वीकार किया। 11. और कोब्रा ने फिल्म के 2 अभिनेताओं को फिर से साथ लिया, रेनी सेंटोनी और एंडी रॉबिन्सन। ब्रिगिट नील्सन, स्टेलोन की तत्कालीन पत्नी, जिनसे उनकी मुलाकात रॉकी 4 के फिल्मांकन के दौरान हुई थी, को इंग्रिड नूडसन के रूप में लिया गया था। 6. 11. फिल्माने: मूल रूप से कोब्रा को सिएटल में फिल्माया जाना था, जिसका समापन द्वीपों के बीच एक नौका पर मोटरसाइकिल का पीछा करने वाले दृश्य के साथ होता। हालांकि रात में दृश्य के अंतिम नाटकीय संस्करण को फिल्माने के लिए सब कुछ तैयार था, स्टेलोन ने उस समय मच्छरों की समस्या के कारण अंत को बदलने की मांग की, जिससे रात के समय फिल्मांकन करना बहुत मुश्किल हो जाता।
सहायक कलाकारों और एक्स्ट्रा कलाकारों को सेट पर स्टेलोन से बात करने से मना किया गया था। 12 फिल्मांकन के दौरान एक समय पर स्टेलोन ने सिनेमेटोग्राफर रिक वेट से शिकायत की कि वे पीछे रह गए हैं और उन्हें अपने दल को और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। वेट ने जवाब में स्टेलोन से कहा कि देरी ब्रिगिट नील्सन के साथ उनके खिलवाड़ और अपने अंगरक्षकों के सामने दिखावा करने के कारण हुई है। हालांकि स्टेलोन को झटका लगा कि कोई उनसे इस तरह से बात करेगा, लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार को सुधारा और अधिक पेशेवर तरीके से व्यवहार किया। हालांकि कुछ सप्ताह बाद वे अपने पुराने अहंकारी व्यवहार पर लौट आए। वेट ने बाद में एक साक्षात्कार में कहा कि अपने विशाल अहंकार के बावजूद स्टेलोन में हास्य की एक बड़ी समझ थी। उन्होंने कहा कि जॉर्ज पी कॉस्मेटोस एक महान निर्माता बन सकते थे, लेकिन वे एक भयानक निर्देशक थे। 12 स्टंट सीन के दौरान ड्राइवर केरी रॉसल और एक अन्य स्टंटमैन रॉसल द्वारा जानबूझकर वैन को दीवार से टकराने के बाद घायल हो गए। पिछले टेक के दौरान नील्सन वैन से लगभग टकरा ही गए थे। 13 अंतिम मुकाबले से पहले नाइट स्लेशर के एक आलाप के लिए ब्रायन थॉम्पसन ने दृश्य तैयार किया जिसमें स्क्रिप्ट सुपरवाइजर स्टेलोन की जगह पर खड़े थे, जो टीवी पर बास्केटबॉल खेल देखने में व्यस्त थे। कोब्रेटी द्वारा संचालित कस्टम 1950 मरकरी वास्तव में सिल्वेस्टर स्टेलोन के स्वामित्व में थी। स्टूडियो ने कुछ एक्शन दृश्यों में उपयोग के लिए कार के स्टंट डबल्स का निर्माण किया, जैसे कि पार्किंग गैरेज की दूसरी मंजिल से कूदना। प्रोडक्शन ने स्टंट कारें के लिए 3 कोबरा कार बनाईं। हालांकि वे बाहर से एक जैसे थे, लेकिन उनके चलने वाले हिस्से विशिष्ट दृश्यों के लिए डिजाइन किए गए थे, जिसमें अन्य वाहनों के साथ उच्च गति वाले स्वाइप, 180 डिग्री मोड़, कूद और 360 डिग्री स्पिन शामिल थे। 14 नाइट स्लेशर द्वारा इस्तेमाल किया गया चाकू फिल्म के लिए चाकू डिजाइनर हरमन श्नाइडर द्वारा बनाया गया था। 1 सिल्वेस्टर स्टेलोन ने श्नाइडर से ऐसा चाकू बनाने को कहा जिसे दर्शक कभी न भूल पाएं। कोब्रेटी एक कस्टम कोल्ट गोल्ड कप नेशनल मैच 1911 का उपयोग करता है, जिसे चैम्बर 9-19 मिमी पैराबेलम में संशोधित किया गया है। बाद में फिल्म में वह एक जेटिमैटिक सबमशीन गन का उपयोग करता है। अन्य मीडिया वीडियो गेम मुख्य लेख कोबरा वीडियो गेम 1986 में इस फिल्म को जेडेक्स स्पेक्ट्रम, कमोडोर 64 और एमस्ट्रैड सीपीसी के लिए ओशन सॉफ्टवेयर द्वारा एक वीडियो गेम में बनाया गया था। 35 निरस्त सीक्वल और टीवी श्रृंखला 1987 में कैनन फिल्म्स ने वार्नर ब्रदर्स के साथ मिलकर कोबरा पार्ट 2 नामक सीक्वल बनाने का प्रयास किया, लेकिन फिल्म कभी नहीं बन पाई। 36 2019 में रॉबर्ट रोड्रिगेज के निर्देशक निर्माता के रूप में काम करने के साथ एक टेलीविजन सीरीज का विकास किया जा रहा था। 37-38 2023 तक यह ज्ञात नहीं है कि यह परियोजना अभी भी विकास में है या नहीं। यह भी देखें 1986 की अमेरिकी फिल्मों की सूची। 1986 फिल्म सिल्वेस्टर स्टेलोन फिल्मोग्राफी जॉर्ज पैन कॉस्मेटोस 4 जनवरी 1941, 19 अप्रैल 2005 एक ग्रीक इतालवी फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक थे। रिचर्ड बर्टन के साथ रोम में नरसंहार, वास्तविक जीवन के अर्देतिन हत्याकांड पर आधारित जैसी ड्रामा फिल्मों के साथ अपने देश में शुरुआती सफलता के बाद कॉस्मेटोस ने अपने करियर को मुख्यधारा की ब्लॉकबस्टर, एक्शन और एडवेंचर फिल्मों की ओर मोड़ दिया, जिसमें द कैसंड्रा क्रॉसिंग और एस्केप टू एथेना शामिल है, जो दोनों ब्रिटिश इतालवी सहनिर्माण थे। उत्तरी अमेरिका में स्थानांतरित होने के बाद उन्होंने हॉरर फिल्म ऑफ अननोन ओरिजिन का निर्देशन किया। इसके बाद उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध काम हुए, जिनमें एक्शन फिल्में रेम्बो, फर्स्ट ब्लर पार्ट 2 और कोबरा, दोनों में सिल्वेस्टर स्टेलोन। प्रारंभिक जीवन कॉस्मेटोस का जन्म इटली के फ्लोरेंस में एक ग्रीक परिवार में हुआ था और वे मिस्र और साइप्रस में बड़े हुए। कहा जाता है कि उन्होंने 6 भाषाएं बोली है। 2 लंदन फिल्म स्कूल में फिल्म का अध्ययन करने के बाद, जहां उन्होंने अपनी भावी पत्नी, स्वीडिश मूर्तिकार और कलाकार बिर्गिट्टा लजुंगबर्ग से मुलाकात की, जब वे दोनों 17 वर्ष के थे,
वे लियोन उरिस के इजराइल के जन्म के उपन्यास पर आधारित एक्सोडस 1960 में ओटो प्रेमिंगर के सहायक निर्देशक बने। 1960 में उन्होंने बिरगिट्टा से विवाह किया, जो 26 जुलाई 1941 को मेडेलपैड में अंगे नगरपालिका के हैवेरो में पैदा हुई थी। इसके बाद उन्होंने जोरबा द ग्रीक 1964 में काम किया। 1980 के दशक के प्रारंभ में परिवार विक्टोरिया, ब्रिटिश कोलंबिया चला गया। आजीविका कॉस्मेटोस को इटली में मार्सेलो मैस्ट्रोयानी के साथ रैपर सेग्लिया 1973 और सोफिया लोरेन के साथ द कैसांद्रा क्रॉसिंग 1976 फिल्मों के निर्देशन में सफलता मिली। 1979 में उन्होंने ब्रिटिश विश्व युद्ध टू एडवेंचर फिल्म एस्केप टू एथेना बनाई, जिसमें रोजर मूर, डेविड निवेन, टेली सावलस, इलियट गोल्ड और क्लाउडिया कार्डिनले सहित सभी सितारों ने अभिनय किया था। उन्होंने कनाडाई हॉरर फिल्म ऑफ अननोन ओरिजिन के साथ उत्तर अमेरिकी निर्देशन की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने 1986 में सिल्वेस्टर स्टेलोन अभिनीत बॉक्सऑफिस हिट रेम्बो, फर्स्ट ब्लर पार्ट 2 और कोबरा स्टेलोन की एक और फिल्म का निर्देशन किया। 1, 3, 4, 1989 में उन्होंने साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म लेविथान का निर्देशन किया, जिसमें पीटर वेलर, रिचर्ड क्रेना, एर्नी हडसन और अमांडा पेज ने अभिनय किया, जिसमें स्टेन विंस्टन द्वारा डिजाइन किए गए विशेष प्रभाव थे। अपने करियर के आखिरी दौर में कॉस्मेटोस को टॉम्बस्टोन के लिए अधिक प्रशंसा मिली, जो डॉक हॉलिडे और वाइट ईयर्प के बारे में 1993 की एक वेस्टर्न फिल्म थी। इस फिल्म को विशेष रूप से डॉक हॉलिडे के रूप में वैल किल्मर के असाधारण प्रदर्शन के लिए सराहा गया था। वाइट ईयर्प की भूमिका निभाने वाले कर्ट रसेल ने कहा कि स्टैलोन ने पहले निर्देशक, लेखक केविन जारे को हटाने के बाद कॉस्मेटोस की सिफारिश की थी, लेकिन कॉस्मेटोस ने टॉम्बस्टोन के कार्यकारी निर्माता एंड्रयू जी. वाजना के साथ रेम्बो, फर्स्ट ब्लर पार्ट 2 पर भी काम किया था। 6 जुलाई 1997 को उनकी पत्नी बिरगिट्टा की मृत्यु हो गई। उन्हें वहीं दफनाया गया जहां उनका जन्म हुआ था, और कॉस्मेटोस का करियर रुक गया। अपने फिल्मी करियर के अलावा कॉस्मेटोस दुर्लभ पुस्तकों के संग्रहकर्ता थे, जो मुख्य रूप से 19वीं-20वीं सदी के अंग्रेजी साहित्य और हस्ताक्षरित और उत्कीर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते थे। उनकी लाइब्रेरी सोथबी के माध्यम से बेची गई थी। 5. जॉर्ज पेन कॉस्मेटोस का 19 अप्रैल 2005 को 64 वर्ष की आयु में ब्रिटिश कोलंबिया के विक्टोरिया स्थित उनके घर पर फेफड़ों के कैंसर से निधन हो गया। 6. उनके बेटे पैनोस कॉस्मेटोस बच गए, जिन्होंने कहा है कि उनकी स्वतंत्र रूप से रिलीज की गई अत्यथार्थवादी फिल्म बियॉन्ड द ब्लैक रेनबो को मुख्य रूप से उनके पिता की फिल्म टॉम्बस्टोन की रॉयल्टी से वित्त पोषित किया गया था। उदाहरण आवश्यक। फिल्मोग्राफी: पाप 1971, रोम में नरसंहार 1973, द कैसंद्रा क्रॉसिंग 1976, एस्केप टू एथेना 1979, अज्ञात मूल 1983, रेम्बो फर्स्ट ब्लर पार्ट 2 1985, कोबरा 1986, लेविथान 1989, टॉम्बस्टोन 1993, छाया षड्यंत्र 1997, सिल्वेस्टर गार्डेंजियो स्टेलोन बटा एसटी एलोएन बटा, जन्म 6 जुलाई 1946, एक अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता है। उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें गोल्डन ग्लोब अवार्ड और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड शामिल है। साथ ही 3 अकादमी पुरस्कार और 2 बाफ्टा पुरस्कारों के लिए नामांकन भी शामिल है। स्टैलोन इतिहास के केवल 2 अभिनेताओं में से एक है, हैरिसन फोर्ड के साथ, जिन्होंने लगातार 6 दशकों तक बॉक्स-ऑफिस नंबर 1 फिल्म में अभिनय किया है। 2, 3 1969 में न्यूयॉर्क शहर जाने के बाद कई सालों तक एक अभिनेता के रूप में संघर्ष करने के बाद, स्टैलोन को द लॉर्ड्स ऑफ फ्लैटबश 1974 जैसी फिल्मों में धीरे-धीरे काम मिला। उन्होंने 1976 में सफल रॉकी फ्रैंचाइज की पहली फिल्म में बॉक्सर रॉकी बाल्बोआ की अपनी प्रतिष्ठित भूमिका के साथ अपनी सबसे बड़ी आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता हासिल की, जिसे उन्होंने लिखा भी था। 4. 1977 में वे सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित होने वाले इतिहास के तीसरे अभिनेता बन गए। उन्होंने फर्स्ट ब्लर
1982 में पीटीएसडी से ग्रस्त सैनिक जॉन रेम्बो का किरदार निभाया, एक भूमिका जो उन्होंने 5 रेम्बो फिल्मों 1982 से 2019 में निभाई। 1980 के दशक के मध्य से लेकर 1990 के दशक के अंत तक स्टैलोन हॉलीवुड के सबसे ज्यादा पैसे पाने वाले अभिनेताओं में से एक बन गए। उन्होंने कोबरा 1986, टैंगो एंड कैश 1989, क्लिफहैंगर 1993, डिमोलिशन मैन 1993 और द स्पेशलिस्ट 1994 जैसी एक्शन फिल्मों में काम किया। 1984 में उन्हें हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार मिला। स्टैलोन ने अपनी पहली मुख्य भूमिका सॉफ्टकोर पोर्नोग्राफी फीचर फिल्म द पार्टी एट किट्टी एंड स्टड्स 1970 में निभाई थी। उन्हें 2 दिनों के काम के लिए $200 का भुगतान किया गया था। 33 स्टैलोन ने बाद में बताया कि अपने अपार्टमेंट से निकाले जाने और कई दिनों तक खुद को बेघर पाकर हताशा में उन्होंने यह फिल्म की थी। उन्होंने यह भी कहा है कि फिल्म के लिए कास्टिंग नोटिस देखने से पहले वह न्यूयॉर्क शहर के पोर्ट अथॉरिटी बस टर्मिनल में 3 हफ्ते सोए थे। अभिनेता के शब्दों में, या तो वह फिल्म करनी थी या किसी को लूटना था, क्योंकि मैं अपनी सीमा के बिल्कुल अंत पर था। 34 फिल्म को कई साल बाद इटालियन स्टैलियन के रूप में रिलीज किया गया ताकि स्टैलोन की नई नई प्रसिद्धि को भुनाया जा सके। नया शीर्षक स्टैलोन के उपनाम रॉकी से लिया गया था। स्टैलोन ने कामुक ऑफ ब्रॉडवे स्टेज प्ले स्कोर में भी अभिनय किया, जो 28 अक्टूबर से 15 नवंबर 1971 तक मार्टिनिक थिएटर में 23 प्रदर्शनों के लिए चला और बाद में रैडली मेजगर द्वारा 1974 की फिल्म स्कोर में बनाया गया। 35 न्यूयॉर्क शहर में जाने के बाद स्टैलोन अपनी गर्लफ्रेंड साशा जैक के साथ एक अपार्टमेंट में रहने लगे, जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री थी और वेट्रेस के रूप में काम करके उनका भरण पोषण करती थी। 36 स्टैलोन ने इस दौरान अजीबोगरीब काम किए, जिसमें एक चिड़ियाघर में सफाई कर्मी और एक थिएटर अशर का काम शामिल था। उन्हें बाद में टिकटों की चोरी के लिए नौकरी से निकाल दिया गया था। उन्होंने स्थानीय पुस्तकालय में अक्सर जाकर अपने लेखन कौशल को आगे बढ़ाया और एडगर एलन पो की रचनाओं में रुचि लेने लगे। 37 1972 में स्टैलोन अभिनय करियर छोड़ने की कगार पर थे, जिसे बाद में उन्होंने एक निम्न बिंदु के रूप में वर्णित किया। उन्होंने द गॉडफादर में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम पाने की कोशिश की और असफल रहे। 38 39 इसके बजाय उन्हें एक और हॉलीवुड हिट व्हाट्स अप डॉक में एक पृष्ठभूमि भूमिका के लिए भेज दिया गया, जिसमें बारबरा स्ट्रीसैंड ने अभिनय किया। स्टैलोन अपनी 2 प्रस्तुतियों में मुश्किल से दिखाई देते हैं। स्टैलोन एक नाटक में अभिनय कर रहे थे जिसमें भाग लेने के लिए उनके एक मित्र ने उन्हें आमंत्रित किया था और वहां मौजूद एक एजेंट ने सोचा कि स्टैलोन द लॉर्ड्स ऑफ फ्लैटबश के मुख्य किरदार स्टेनली की भूमिका के लिए उपयुक्त है, जिसकी शुरुआत 1972 से 1974 तक बजट के मुद्दों पर रुकी रही थी। 40 स्टैलोन ने 1973 के मध्य में स्वतंत्र फिल्म नो प्लेस टू हाइड में अपनी पहली उचित अभिनीत भूमिका हासिल की, जिसमें उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो न्यूयॉर्क स्थित शहरी आतंकवादी आंदोलन से जुड़ा है, जिसमें एक आभूषण विक्रेता उसकी प्रेमिका है। फिल्म को फिर से काटा गया और सालों बाद इसका नाम बदलकर रिबेल रखा गया। इस दूसरे संस्करण में स्टैलोन को इसके स्टार के रूप में दिखाया गया। 1990 में इस फिल्म को मूल फिल्म के आउटटेक और नए शॉट से मेल खाते फुटेज के साथ फिर से संपादित किया। स्टैलोन की अन्य पहली कुछ फिल्मी भूमिकाएं छोटी थीं और इसमें मैश 1970 में एक मेज पर बैठे सैनिक की संक्षिप्त बिना श्रेय वाली उपस्थितियां शामिल थीं। पिजन्स 1970 एक पार्टी अतिथि के रूप में, वुडी एलेन की बनानाज 1971 एक मेट्रो ठग के रूप में, मनोवैज्ञानिक थ्रिलर क्लूथ 1971 में एक क्लब में नाचने वाले एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में, और जैक लेमन की फिल्म द प्रिजनर ऑफ सेकंड एवेन्यू 1975 में एक युवा के रूप में। बाद की फिल्म में जैक लेमन का चरित्र स्टैलोन का पीछा करता है, उनसे निपटता है और उन्हें लूटता है, यह सोचकर कि स्टैलोन का चरित्र एक पिकपॉकेट है। 1974 में द लॉर्ड्स ऑफ फ्लैटबश में उनकी दूसरी प्रमुख भूमिका थी। 18 माना जाता है कि वह मंडिंगो में भी है।
अक्सर कहा जाता है कि उनका दृश्य हटा दिया गया था। 41 स्टैलोन ने स्मैश हिट रॉकी 1976 में अपनी प्रमुख भूमिका से दुनिया भर में ख्याति प्राप्त की, जो एक संघर्षरत मुक्केबाज रॉकी बाल्बोआ के बारे में एक स्पोर्ट्स ड्रामा था जो हेवीवेट चैंपियन अपोलो क्रीड से मुकाबला करता है। 24 मार्च 1975 को स्टैलोन ने मोहम्मद अली बनाम चक वेपन का मुकाबला देखा। उस रात स्टैलोन घर गए और 3 दिनों के बाद उन्होंने रॉकी का पहला ड्राफ्ट पूरा कर लिया था। 42 स्टैलोन ने बाद में इस बात से इनकार किया कि वेपन ने स्क्रिप्ट के लिए कोई प्रेरणा प्रदान की थी। हालांकि वेपन ने एक मुकदमा दायर किया जो अंततः स्टैलोन के साथ एक अज्ञात राशि के लिए सुलझा लिया गया था। 44 फिल्म के लिए अन्य संभावित प्रेरणाओं में रॉकी ग्राजियानो की आत्मकथा इरविन विंकलर और रॉबर्ट चार्टॉफ ने दिलचस्पी दिखाई और अधिकारों के लिए स्टैलोन को $350,000 की पेशकश की, लेकिन मुख्य भूमिका के लिए उनके पास रॉबर्ट रेडफोर्ड और बर्ट रेनॉल्ड्स सहित अपने स्वयं के कास्टिंग विचार थे। स्टैलोन ने तब तक बेचने से इनकार कर दिया जब तक कि वह मुख्य किरदार नहीं निभाते, और अंततः समझौता करने के लिए पर्याप्त बजट कटौती के बाद यह सहमति हुई कि वह स्टार हो सकते हैं। 45 इसके रिलीज होने पर आलोचक रोजर एबर्ट ने कहा कि स्टैलोन अगले मार्लन ब्रैंडो बन सकते हैं। 1977 में 49वें अकादमी पुरस्कार में रॉकी को 10 ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें स्टैलोन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा का नामांकन भी शामिल था। इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकादमी पुरस्कार जीते। रॉकी को तब से राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में शामिल किया गया है और इसकी प्रॉप्स को स्मिथसोनियन म्यूजियम में रखा गया है। रॉकी सीरीज में फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट के सामने के प्रवेश द्वार का उपयोग करने वाले स्टैलोन ने इस क्षेत्र को रॉकी स्टेप्स का उपनाम दिया और शहर में संग्रहालय के पास रॉकी चरित्र की एक प्रतिमा स्थायी रूप से रखी गई है। चरित्र को अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम में भी वोट दिया गया था। स्टैलोन ने द एक्सपेंडेबल्स फिल्म फ्रेंचाइजी 2010 वर्तमान लॉन्च करने से पहले रॉकी बाल्बोआ 2006 और रेम्बो 2008 में अपनी स्थापित भूमिकाओं को जारी रखा, जिसमें उन्होंने भाड़े के सैनिक बार्नी रॉस की भूमिका निभाई। 2013 में उन्होंने सफल फिल्म एस्केप प्लान में अभिनय किया और इसके सीक्वल में दिखाई दिए। 2015 में वह क्रीड के साथ फिर से रॉकी में लौट आए, जिसमें एक सेवानिवृत्त रॉकी पूर्व प्रतिद्वंद्वी अपोलो क्रीड के बेटे डॉनी क्रीड का मार्गदर्शन करता है। फिल्म ने स्टैलोन की व्यापक प्रशंसा की और उन्हें अपना पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, साथ ही तीसरा अकादमी पुरस्कार नामांकन दिलाया। उन्हें पहली बार 40 साल पहले इसी भूमिका के लिए नामांकित किया गया था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सिल्वेस्टर गार्डेंजियो स्टैलोन 5, 6, 7 का जन्म न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन बोरो 8 के हेल्स किचन पड़ोस में 6 जुलाई 1946 को हुआ था। 9 जो महिला पेशेवर कुश्ती प्रमोटर जैकी स्टैलोन नी लेबोफिश 1921 से 2020 और हेयरड्रेसर फ्रांसिस्को फ्रैंक स्टैलोन सीनियर 1919 से 2011 के बड़े बेटे थे। 10 उनकी मां वाशिंगटन डीसी की एक अमेरिकी थीं, जिनके ब्रेटन फ्रेंच 11 और यूक्रेनी यहूदी वंश थे। 12, 13, 14 जबकि उनके पिता गियोया डेल कोले 10 से एक इतालवी आप्रवासी थे जो 1930 के दशक में अमेरिका चले गए थे। 15, 16 उनके छोटे भाई अभिनेता और संगीतकार फ्रैंक स्टैलोन हैं। 10 स्टैलोन की कई आत्मकथाएं बताती है कि उनका जन्म का नाम माइकल सिल्वेस्टर गार्डेंजियो स्टैलोन है और उनकी मां ने एक साक्षात्कार में बताया कि उन्होंने मूल रूप से उनका नाम टायरोन रखा था क्योंकि वह अभिनेता टायरोन पावर की प्रशंसक थीं, लेकिन स्टैलोन के पिता ने इसे बदलकर सिल्वेस्टर कर दिया। एक बच्चे के रूप में उनका उपनाम बिंकी था, लेकिन उन्होंने माइकल के उपनाम से जाना चुना जब स्कूल के साथी उन्हें स्टिंकी कहने लगे। 5, 6, 7 उनका मध्य नाम गार्डेंजियो इतालवी दिए गए नाम गॉडेंजियो का एक परिवर्तन है और वे आमतौर पर इसे एनजीओ में छोटा कर देते थे।
1. स्टैलोन के जन्म के दौरान जटिलताओं के कारण उनकी मां के प्रसूति विशेषज्ञों को उनका प्रसव कराते समय 2 जोड़ी संदंश का उपयोग करना पड़ा। इस प्रक्रिया में गलती से एक नस कट गई। 17. 18. इससे उनके चेहरे के निचले बाएं हिस्से, उनके होंठ, जीभ और ठोड़ी के कुछ हिस्सों सहित में लकवा मार गया, जिससे उनका चेहरा गुर्राने जैसा हो गया और उनकी बोली लड़खड़ा गई। 18. 19. नतीजतन बचपन में उन्हें तंग किया गया, जिसका सामना उन्होंने बॉडी बिल्डिंग और अभिनय में शामिल होकर किया। 20. उन्होंने अपना कुछ बचपन पालक और बोर्डिंग देखभाल में बिताया। जब वे 5 वर्ष के थे तब वे अपने परिवार के साथ मैरीलैंड वापस चले गए। 1950 के दशक की शुरुआत में 21, 22, जब वह 11 वर्ष के थे, तब अपने माता-पिता के तलाक के बाद वह शुरू में अपने पिता के साथ रहे, लेकिन जब वह 15 वर्ष के थे, तब फिलाडेल्फिया में अपनी पुनर्विवाहित मां के पास चले गए। 23. स्टैलोन ने मियामी डेड कॉलेज में दाखिला लेने से पहले फिलाडेल्फिया में नोट्रे डेम अकादमी और अब्राहम लिंकन हाई स्कूल, 24, और मैरीलैंड के चार्लोट हॉल में चार्लोट हॉल मिलिट्री अकादमी में पढ़ाई की। 25. उन्होंने सितंबर 1965 से जून 1967 तक 2 साल अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्विट्जरलैंड में बिताए। वे 1967 से 1969 तक मियामी विश्वविद्यालय में ड्रामा प्रमुख के रूप में अध्ययन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका लौट आए। 26. स्टैलोन के अनुरोध के बाद कि उनके अभिनय और जीवन के अनुभवों को स्नातक होने के लिए आवश्यक शेष कॉलेज क्रेडिट के बदले में स्वीकार किया जाए, उन्हें 1998 में मियामी विश्वविद्यालय द्वारा ललित कला स्नातक BFA की डिग्री प्रदान की गई। 27. 28. फिल्म और स्टेज कैरियर 1968 से 1976, प्रारंभिक भूमिका से सफलता तक। रॉकी 1976 में एड्रियन, तालिया शायर के साथ रॉकी बाल्बोआ के रूप में स्टैलोन। 1969 तक वे माइक स्टेलोन के नाम से मंच पर दिखाई दिए। 1970 में उन्होंने स्टेज नाम सिल्वेस्टर ई स्टेलोन का उपयोग करना शुरू कर दिया। मियामी विश्वविद्यालय में भाग लेने के दौरान स्टेलोन ने 1968 में फिल्माए गए नाटक दैट नाइस बॉय उर्फ द स्क्वायर रूट में एक भूमिका निभाई थी। 29, 30, 31 इसके अलावा उन्होंने और जॉन हर्जफेल ने 1969 में हॉर्स नामक एक कम बजट की स्वनिर्मित फिल्म पर एक साथ काम किया। स्टैलोन अगली बार जॉन लैंडिस की पीरियड कॉमेडी ऑस्कर में दिखाई दिए, जो आलोचनात्मक और बॉक्स-ऑफिस दोनों तरह से असफल रही। 62, 1992 में वे रोजर स्पॉटिसवुड की एक्शन कॉमेडी स्टॉप और माई मॉम विल शूट 63 में दिखाई दिए, जो आलोचनात्मक और बॉक्स-ऑफिस दोनों तरह से असफल रही। स्टैलोन ने इस फिल्म को इस अफवाह के आधार पर साइन किया कि श्वार्ज़नेगर मुख्य भूमिका में रुचि रखते हैं। श्वार्ज़नेगर ने कहा कि स्क्रिप्ट की गुणवत्ता खराब होने के कारण उन्होंने स्टैलोन को लुभाने के लिए निर्माताओं के लिए अभिनय में सार्वजनिक रूप से रुचि दिखाई। 53, 1993 में उन्होंने रेनी हार्लिन की एक्शन थ्रिलर क्लिफहैंगर के साथ वापसी की, 64, जो अमेरिका में सफल रही, जिसने 84 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की और दुनिया भर में 171 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 65, उस वर्ष के अंत में उन्होंने मार्को ब्रैम्बिला द्वारा निर्देशित फ्यूचरिस्टिक एक्शन फिल्म डिमोलिशन मैन में अभिनय किया, जिसमें वेस्ली स्नेप्स और सैंड्रा बुलॉक ने सहअभिनय किया। 66, रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 42 समीक्षाओं के आधार पर 60% की अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 5.43 है। साइट की आम सहमति पड़ती है। व्यंग्यपूर्ण अंडरकरंट के साथ एक बेहतर से औसत विज्ञानफाई शूट एम अप, डिमोलिशन मैन 68, 69, 70। डिमोलिशन मैन ने उत्तरी अमेरिका में अपने बॉक्स-ऑफिस रन के अंत तक 58,055, 768 और दुनिया भर में 159,055, 768 की कमाई की। 71, उनकी हिट फिल्मों का सिलसिला 1994 की द स्पेशलिस्ट के साथ जारी रहा, जिसमें शेरोन स्टोन सहकलाकार थीं और लुइस लोसा द्वारा निर्देशित थी, जो 7 अक्टूबर को अमेरिका में रिलीज हुई। 72, जबकि आलोचनात्मक स्वागत अत्यधिक नकारात्मक था। 73, फिल्म एक व्यावसायिक सफलता थी। 74,
अपने शुरुआती सप्ताहांत में इसने 14,317, 765 कमाए और घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 57, 362, 582 के साथ अपना बजट वापस पा लिया, जबकि विदेशों में 113,000,000 की कमाई की, जिससे इसे दुनिया भर में 170, 362, 582 का सकल राजस्व मिला। 75 1993 के कान फिल्म महोत्सव में स्टेलोन। 1995 में उन्होंने साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म जज ड्रेड में शीर्षक चरित्र ब्रिटिश कॉमिक बुक 2000 से की भूमिका निभाई। उनकी विदेशी बॉक्सऑफिस अपील ने जज ड्रेड की घरेलू बॉक्सऑफिस निराशा को बचाया, जिसकी लागत लगभग 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी और दुनिया भर में 113 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई के साथ बमुश्किल अपना बजट वापस पा सकी। फिल्म के खराब बॉक्सऑफिस प्रदर्शन के बावजूद स्टैलोन ने यूनिवर्सल पिक्चर्स के साथ $7 मिलियन में 3 पिक्चर डील साइन की, जिससे वह जिम कैरी के बाद $20 मिलियन प्रति फिल्म पाने वाले दूसरे स्टार बन गए। हालांकि यह डील फरवरी 2000 में बिना कोई फिल्म बनाए समाप्त हो गई, इसलिए उन्हें कोई भुगतान नहीं मिला। 76 उस वर्ष वे जूलियन मूर और एंटोनियो बैंडेरस के साथ थ्रिलर असैसिन्स में भी दिखाई दिए। उसी वर्ष स्टेलोन मशहूर हस्तियों के एक ऑलस्टार कलाकारों के साथ ट्रे पार्कर और मैट स्टोन की लघु कॉमेडी फिल्म योर स्टूडियो एंड यू में दिखाई दिए, जिसे सीग्राम कंपनी ने यूनिवर्सल स्टूडियो और एमसीए कॉरपोरेशन के अधिग्रहण का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी के लिए कमीशन किया था। स्टैलोन अपनी रॉकी बाल्बोआ आवाज में उपशीर्षक के साथ बोलते हैं, जो वे कह रहे हैं उसका अनुवाद करते हैं। एक बिंदु पर स्टैलोन चिल्लाना शुरू कर देता है कि वे उसके बाल्बोआ चरित्र का उपयोग कैसे कर सकते हैं, कि उसने इसे अतीत में छोड़ दिया। कथाकार उसे वाइन कूलर से शांत करता है और उसे ब्रेनियाक कहता है। जवाब में स्टैलोन कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद। वह फिर वाइन कूलर को देखता है और चिल्लाता है, बेवकूफ सस्ता स्टूडियो। 77 1996 में उन्होंने आपदा फिल्म डेलाइट में एक अपमानित पूर्व आपातकालीन सेवा प्रमुख की भूमिका निभाई, जो एक भूमिगत सुरंग विस्फोट के बचे लोगों को बचाने का प्रयास करता है। डेलाइट ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर भी खराब प्रदर्शन किया, जिसने $33 मिलियन की कमाई की, लेकिन विदेशों में बेहतर प्रदर्शन किया और दुनिया भर में कुल $158 मिलियन की कमाई की। 78 1997 में स्टैलोन को क्राइम ड्रामा कॉपलैंड में एक अधिक वजन वाले शेरिफ की भूमिका के खिलाफ कास्ट किया गया, जिसमें उन्होंने रॉबर्ट डी नीरो और रे लियोटा के साथ अभिनय किया। फिल्म को समीक्षकों ने अच्छी प्रतिक्रिया दी और यह बॉक्स ऑफिस पर मामूली सफल रही, जिसने $15 मिलियन के बजट पर $63 मिलियन की कमाई की, और स्टैलोन के प्रदर्शन ने उन्हें स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलाया। 2000 से 2005 गिरावट के वर्ष। 2000 में स्टैलोन ने थ्रिलर गेट कार्टर में अभिनय किया, जो 1971 की इसी नाम की ब्रिटिश फिल्म की रीमेक थी, लेकिन फिल्म को आलोचकों और दर्शकों दोनों ने खराब प्रतिक्रिया दी। स्टैलोन के करियर में काफी गिरावट आई, क्योंकि उनकी बाद की फिल्में ड्रिवेन 2001, एवेंजिंग एंजेलो 2002 और डिटॉक्स 2002 भी आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से असफल रहीं। 2003 में उन्होंने स्पाई किड्स श्रृंखला की तीसरी किस्त स्पाई किड्स 3D गेम ओवर में एक खलनायक की भूमिका निभाई, जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सफलता थी, दुनिया भर में लगभग $200 मिलियन अमेरिकी डॉलर। स्टैलोन ने 2003 की फ्रांसीसी फिल्म टैक्सी 3 में एक यात्री के रूप में एक कैमियो भूमिका भी निभाई थी। उसी वर्ष स्टैलोन ने नियोनोइर अपराध ड्रामा शेड में अपनी सहायक भूमिका के लिए प्रमुखता हासिल करना शुरू कर दिया, जिसे केवल सीमित फैशन में जारी किया गया था, लेकिन आलोचकों द्वारा प्रशंसा की गई थी। 7-9 उन्हें रैम्पर्ट स्कैंडल नामक एक फिल्म में अभिनय करने और निर्देशित करने के लिए भी जोड़ा गया था, जो रैपर टुपैक शकूर और द नोटोरियस B.I.G. की हत्या और आसपास के लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग भ्रष्टाचार घोटाले के बारे में थी। 2005 में शुगर रे लियोनार्ड के साथ वह NBC रियलिटी टेलीविजन मुक्केबाजी प्रतियोगिता श्रृंखला द कंटेंडर के सह प्रस्तुतकर्ता थे। उसी वर्ष उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला लास वेगास के 2 एपिसोड में अतिथि भूमिका भी निभाई।
उस वर्ष स्टैलोन ने पेशेवर कुश्ती आइकन हल्क होगन को भी शामिल किया, जो रॉकी 3 में थंडरलिप्स नामक पहलवान के रूप में दिखाई दिए। WWE हॉल ऑफ फेम में स्टैलोन वह व्यक्ति भी थे जिन्होंने होगन को रॉकी 3 में कैमियो की पेशकश की थी। 82 अगस्त में स्टैलोन ने अपनी पुस्तक स्ली मूव्स जारी की, जिसमें फिटनेस और पोषण के लिए एक मार्गदर्शिका होने का दावा किया गया और साथ ही उनके अपने दृष्टिकोण से उनके जीवन और कार्यों की एक स्पष्ट अंतर्दृष्टि भी दी गई। 2006 वर्तमान सफलता की ओर वापसी। रॉकी वी के फिल्मांकन के 16 वर्ष बाद स्टैलोन ने 2006 में रॉकी बाल्बोआ की अपनी भूमिका पुनः दोहराई। फिल्मों से 3 साल के अंतराल के बाद स्टैलोन ने 2006 में रॉकी श्रृंखला की छठी किस्त रॉकी बाल्बोआ के साथ वापसी की, जो एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक हिट थी। पिछली किस्त रॉकी वी की आलोचनात्मक और बॉक्सऑफिस पर असफलता के बाद स्टैलोन ने छठी किस्त लिखने, निर्देशित करने और उसमें अभिनय करने का फैसला किया था, जो श्रृंखला के लिए एक अधिक उपयुक्त चरमोत्कर्ष होता। कुल घरेलू बॉक्स ऑफिस $70.3 मिलियन और दुनिया भर में $155.7 मिलियन आया। 83 फिल्म का बजट केवल $24 मिलियन था। रॉकी बाल्बोआ में उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की गई और ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई। 84 उस वर्ष डेथ विश रीमेक का विकास शुरू हुआ। स्टैलोन ने कहा, चार्ल्स ब्रॉनसन के चरित्र को एक वास्तुकार के रूप में पेश करने के बजाय मेरे संस्करण में उसे एक बहुत अच्छे पुलिस अधिकारी के रूप में दिखाया जाएगा, जिसने बिना बंदूक का इस्तेमाल किए अविश्वसनीय सफलता प्राप्त की। इसलिए जब उसके परिवार पर हमला होता है, तो वह वास्तव में अपना बदला लेने के लिए आगे बढ़ने में एक नैतिक दुविधा में फंस जाता है। बाद में उन्होंने प्रकाशन को बताया कि वह अब इसमें शामिल नहीं थे। 85 86 हालांकि 2009 में MTV के साथ एक साक्षात्कार में स्टैलोन ने कहा कि वह फिर से इस परियोजना पर विचार कर रहे थे। 87 हालांकि यह भूमिका ब्रूस विलिस को मिली और एली रोथ निर्देशक बने। स्टैलोन ने एक पेय कंपनी के साथ साझेदारी की, जो स्ली वाटर नामक एक उच्चस्तरीय बोतलबंद पानी ब्रांड का उत्पादन करती थी। 88 2008 में स्टैलोन ने अपनी अन्य सफल फिल्म फ्रेंचाइज की चौथी किस्त के साथ रेम्बो के रूप में अपनी अन्य प्रसिद्ध भूमिका को दोहराया, जिसका नाम केवल रेम्बो था, कुछ देशों में जॉन रेम्बो, जहां पहली फिल्म का नाम रेम्बो था। यह फिल्म 25 जनवरी 2008 को 2751 सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई, जिसने अपने पहले दिन $490,000 और अपने शुरुआती सप्ताहांत में $18,200,000 की कमाई की। इसका बॉक्स ऑफिस दुनिया भर में $113, $244,290 था और इसका बजट $50 मिलियन था। जुलाई 2009 में स्टैलोन ने बॉलीवुड फिल्म कमबख्त इश्क में एक कैमियो भूमिका निभाई, जहां उन्होंने खुद की भूमिका निभाई। 89 स्टैलोन 2009 में 66वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 7 दिसंबर 2010 को यह घोषणा की गई कि स्टैलोन को गैर प्रतिभागी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी हॉल ऑफ फेम में वोट दिया गया था। 90 उसी वर्ष स्टैलोन ने एक्शन फिल्म द एक्सपेंडेबल्स को लिखा, निर्देशित और उसमें अभिनय किया। यह फिल्म, जिसे 2009 की गर्मियों सर्दियों के दौरान फिल्माया गया था, 13 अगस्त 2010 को रिलीज हुई थी। फिल्म में उनके साथ साथी एक्शन सितारे जेसन स्टेथम, जेट ली और डॉल्फ लुंडग्रेन, साथ ही टेरी क्रूज, मिकी राउर्के, रैंडी काउचर, एरिक रॉबर्ट्स और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और साथ ही 80 के दशक के एक्शन आइकन ब्रूस विलिस और अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने कैमियो किया था। 91 फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $34,825,135 की कमाई की, जो सीधे US बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 पर पहुंच गई। यह आंकड़ा स्टैलोन के करियर का सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड था। 92 2010 की गर्मियों में ब्राजीलियाई कंपनी O2 फिल्म्स ने एक बयान जारी कर कहा कि उसे फिल्म पर अपने काम के लिए अभी भी $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का भुगतान किया जाना बाकी है। 93 2011 में स्टैलोन ने केविन जेम्स की कॉमेडी जूकीपर में एक शेर की आवाज दी। द एक्सपेंडेबल्स 2 को 17 अगस्त 2012 को रिलीज किया गया।
सीक्वल को रॉटन टोमाटोज पर 67% की सकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली, 94, जबकि मूल को 41% की प्रतिक्रिया मिली थी। 95, पहली फिल्म के कलाकारों की वापसी के अलावा कलाकारों की टुकड़ी में जीन क्लाउड वैन डैम और चक नॉरिस भी शामिल थे। उस वर्ष स्टैलोन ने रॉकी के ब्रॉडवे संगीत रूपांतरण के लिए पुस्तक का सहलेखन किया। 2013 में स्टैलोन ने एलेक्सिस नोलेंट के फ्रेंच ग्राफिक उपन्यास डू प्लॉम्ब डांस ला टेटे पर आधारित वाल्टर हिल द्वारा निर्देशित एक्शन फिल्म बुलेट टू द हेड में अभिनय किया। 96, इसके अलावा 2013 में उन्होंने अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और जिम कैविजेल के साथ एक्शन थ्रिलर एस्केप प्लान में और रॉबर्ट डी नीरो के साथ स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा ग्रज मैच में अभिनय किया, जो रॉकी फ्रेंचाइजी की याद दिलाता है। स्टैलोन को स्पेनिश फिल्म नो रेस्ट फॉर द विक्ड की अंग्रेजी भाषा की रीमेक विकसित करने की सूचना मिली थी, हालांकि परियोजना को रोक दिया गया था। 97, 98, उस वर्ष स्टैलोन को जेसन स्टैथम की एक्शन फिल्म द एक्सपेंडेबल्स 3 एक्शन फिल्म सीरीज की तीसरी किस्त 15 अगस्त 2014 को रिलीज हुई थी। वापसी करने वाले कलाकारों में वेस्ली स्नेप्स, एंटोनियो बैंडेरस, मेल गिब्सन और हैरिसन फोर्ड भी शामिल थे। इस फिल्म को आलोचकों और दर्शकों दोनों ने नकारात्मक रूप से प्राप्त किया और यह सीरीज की सबसे कम कमाई वाली फिल्म बन गई। 99, स्टैलोन 2014 के कान फिल्म महोत्सव में द एक्सपेंडेबल्स 3 का प्रचार करते हुए 2015 में स्टैलोन ने स्पिन-ऑफ सीक्वल फिल्म क्रीड में रॉकी बाल्बोआ के रूप में अपनी भूमिका दोहराई, जो एडोनिस डॉनी क्रीड पर केंद्रित थी, जो अपने मृतक मित्र प्रतिद्वंद्वी अपोलो क्रीड का बेटा है, जो एक पेशेवर मुक्केबाज बन जाता है, जिसकी भूमिका माइकल बी जॉर्डन ने निभाई है। रयान कूगलर द्वारा निर्देशित इस फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली। 40 वर्षों की अवधि में 7वीं बार प्रतिष्ठित सिनेमाई मुक्केबाज को चित्रित करते हुए स्टैलोन के चरित्र चित्रण को व्यापक प्रशंसा और प्रशंसा मिली, जिसमें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और उनका तीसरा अकादमी पुरस्कार नामांकन शामिल है, इस बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए। 1978 से 1999 बाद की सफलता। 1977 में केन नॉर्टन बनाम डुआने बॉबिक मुक्केबाजी मैच में स्टैलोन ने निर्देशन में अपनी शुरुआत की और 1978 की फिल्म पैराडाइज एले में अभिनय किया, जो एक पारिवारिक ड्रामा था जिसमें उन्होंने 3 भाइयों में से एक की भूमिका निभाई थी जो पेशेवर कुश्ती में शामिल हो जाते हैं। उसी वर्ष उन्होंने नॉर्मन ज्यूसन की फिस्ट में अभिनय किया, जो एक सामाजिक ड्रामा था जिसमें उन्होंने एक गोदाम कर्मचारी की भूमिका निभाई, जो जेम्स हॉफा पर बहुत हद तक आधारित था, जो श्रमिक संघ नेतृत्व में शामिल हो जाता है। 1979 में उन्होंने रॉकी 2 में जॉन जी एविल्डसन की जगह लेखन, अभिनय और निर्देशन किया। सीक्वल एक बड़ी सफलता बन गई, 18, जिसने $200 मिलियन की कमाई की। 1981 में उन्होंने माइकल केन और फुटबॉल स्टार पेले के साथ एस्केप टू विक्ट्री में अभिनय किया, जो एक स्पोर्ट्स ड्रामा था जिसमें उन्होंने नाजी प्रचार फुटबॉल खेल में शामिल युद्धबंदी की भूमिका निभाई थी। उसी वर्ष उन्होंने थ्रिलर नाइटहॉक्स में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने न्यूयॉर्क शहर के एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई, जो रटगर हॉयर द्वारा निभाए गए एक विदेशी आतंकवादी के साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेलता है। 1982 में स्टैलोन ने एक्शन फिल्म फर्स्ट ब्लर में वियतनाम के पूर्व सैनिक जॉन रेम्बो की भूमिका निभाई, जो कि ग्रीन बेरेट थे। 18, जो डेविड मोरेल के इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण था, हालांकि फिल्म के निर्माण के दौरान स्टैलोन द्वारा स्क्रिप्ट में काफी बदलाव किया गया था। 46, जो आलोचनात्मक और बॉक्स ऑफिस दोनों पर सफल रही। आलोचकों ने स्टैलोन के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने रेम्बो को मानवीय बना दिया, न कि उसी नाम की पुस्तक में जिस तरह से उसे चित्रित किया गया है। इसने रेम्बो फ्रैंचाइजी को लॉन्च किया। उस वर्ष रॉकी 3 रिलीज हुई, जिसमें स्टैलोन ने लिखा, निर्देशन किया और अभिनय किया। दूसरा सीक्वल बॉक्स ऑफिस पर सफल रहा। इन भूमिकाओं की तैयारी में स्टैलोन ने एक कठोर प्रशिक्षण व्यवस्था शुरू की। 1983 में उन्होंने स्टेइंग अलाइव का निर्देशन किया, जो सैटरडे नाइट फीवर का सीक्वल था,
जिसमें जॉन ट्रेवोल्टा ने अभिनय किया था। यह स्टैलोन द्वारा निर्देशित एकमात्र फिल्म थी जिसमें उन्होंने अभिनय नहीं किया था। स्टेइंग अलाइव को फिल्म समीक्षकों द्वारा सर्वत्र आलोचना का सामना करना पड़ा था। 48 आलोचनात्मक विफलता होने के बावजूद स्टेइंग अलाइव एक व्यावसायिक सफलता थी। फिल्म ने 1660 स्क्रीनों से 143 की कमाई के साथ उस समय किसी संगीतमय फिल्म के लिए सबसे बड़े सप्ताहांत के साथ शुरुआत की। 49-50 कुल मिलाकर फिल्म ने अपने $22 मिलियन के बजट के मुकाबले यूएस बॉक्स ऑफिस पर लगभग $65 मिलियन की कमाई की। दुनिया भर में इसने $127 मिलियन की कमाई की। 51 हालांकि यूएस बॉक्स ऑफिस की कमाई सैटरडे नाइट फीवर द्वारा अर्जित $139.5 मिलियन 52 से काफी कम थी। 1980 के दशक के दौरान स्टैलोन को दुनिया के सबसे बड़े एक्शन फिल्म सितारों में से एक माना जाता था। 53 अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ श्वार्ज़नेगर स्टैलोन प्रतिद्वंद्विता वर्षों तक जारी रही। 54 उन्होंने प्रेस में एक दूसरे पर हमला किया और अधिक ऑनस्क्रीन हत्याओं और बड़े हथियारों के साथ एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश की। 53 स्टैलोन ने कभी-कभी अलग-अलग शैलियों में भूमिकाएं निभाने का प्रयास किया, हालांकि असफल रहे। 1984 में उन्होंने कॉमेडी फिल्म राइनस्टोन में डॉली पार्टन के साथ सहलेखन और अभिनय किया, जहां उन्होंने एक महत्वाकांक्षी देशी संगीत गायक की भूमिका निभाई। राइनस्टोन साउंड ट्रैक के लिए उन्होंने एक गीत गाया। राइनस्टोन बनाने के लिए स्टैलोन ने रोमांसिंग द स्टोन में मुख्य पुरुष भूमिका ठुकरा दी, एक ऐसा निर्णय जिसका उन्हें बाद में पछतावा हुआ। 55 1985 में स्टैलोन ने रॉकी और रेम्बो फ्रेंचाइज के साथ रॉकी 4 और रेम्बो फर्स्ट ब्लर पार्ट 2 के साथ अपनी सफलता जारी रखी। स्टैलोन ने इन दोनों किरदारों को कुल 13 फिल्मों में निभाया है। स्टैलोन ने फिल्म रॉकी 4 के लिए अपने किरदार की उपस्थिति को विकसित करने के लिए पूर्व मिस्टर ओलंपिया फ्रैंको कोलंबू से मुलाकात की, जैसे कि वह मिस्टर ओलंपिया प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हों। इसका मतलब था कि सप्ताह में 6 दिन में 2 बार वर्कआउट करना। 56 दोनों फिल्में बड़ी वित्तीय सफलता थीं। रेम्बो 3 1988 में जॉन रेम्बो के रूप में स्टैलोन। 1985 के आसपास स्टैलोन को 1939 की जेम्स कैग्नी क्लासिक एंजेल्स विद डर्टी फेसेस के रीमेक के लिए साइन किया गया था। यह फिल्म कैनन फिल्म्स के साथ उनकी मल्टी पिक्चर डील का हिस्सा थी और इसमें क्रिस्टोफर रीव सहकलाकार थे और मेनाहेम गोलान द्वारा निर्देशित थी। इस तरह के एक प्रिय क्लासिक के रीमेक को वैराइटी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और शीर्ष आलोचक रोजर एबर्ट ने इसे डरावना बताया। कैनन ने एक्शन फिल्म कोबरा बनाने का विकल्प चुना जो 1986 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसने उनकी प्रोडक्शन कंपनी व्हाइट ईगल एंटरप्राइजेज की स्थापना की। 57 1987 में उन्होंने पारिवारिक ड्रामा ओवर द टॉप में एक संघर्षशील ट्रक चालक की भूमिका निभाई, जो अपने अलग हुए बेटे के साथ सुलह करने की कोशिश करता है और आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता में प्रवेश करता है। इसे आलोचकों द्वारा खराब तरीके से प्राप्त किया गया और यह बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 58 1989 में उन्होंने बड़ी कॉप एक्शन फिल्म टैंगो एंड कैश में कर्ट रसेल के साथ सहअभिनय किया, जिसने घरेलू और विदेशी बाजारों में ठोस व्यवसाय किया। विदेशी बाजारों में $57 मिलियन अमेरिकी डॉलर और दुनिया भर में $120 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की। 59 स्टैलोन 1980 के दशक में एक बॉक्सिंग प्रमोटर बन गए। उनकी बॉक्सिंग प्रमोशन कंपनी टाइगर आई प्रोडक्शंस ने विश्व चैंपियन बॉक्सर सीन ओग्रेडी और आरोन प्रायर को साइन किया। 60 स्टैलोन ने 1990 के दशक की शुरुआत रॉकी फ्रेंचाइज की 5वीं किस्त रॉकी वी में अभिनय करके की। इस फिल्म ने पहली फिल्म के निर्देशक जॉन जी एविल्डसन को वापस लाया और इसे सीरीज की अंतिम किस्त माना गया। इसे बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक माना गया और इसे नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं। स्टैलोन बाद में हंटर के फिल्म रूपांतरण में अभिनय करेंगे, एक ऐसी कहानी जिसे मूल रूप से रेम्बो वी लास्ट ब्लर के लिए आधार के रूप में योजनाबद्ध किया गया था। कहानी नाथनियल हंटर के इर्दगिर्द केंद्रित है, जो एक पेशेवर ट्रैकर है
जिसे एक गुप्त एजेंसी के प्रयोग के रूप में बनाए गए आधे मानव जानवर का शिकार करने के लिए काम पर रखा गया है। स्टूडियो ने अभी तक एक पटकथा लेखक को नियुक्त नहीं किया है। माइकल मैकगोवन और राल्फ पेजुलो द्वारा जीवनी उपन्यास घोस्ट माई 30 Years एज इन FBI अंडरकवर एजेंट का एक फीचर लंबाई रूपांतरण मैकगोवन के 50 से अधिक अंडरकवर मिशनों के करियर के बारे में है। हालांकि परियोजना से अभी तक कोई पटकथा लेखक नहीं जुड़ा है। इसके अतिरिक्त ब्लैक ऑप्स सैनिकों पर केंद्रित एक फिल्म, जिसे सेवानिवृत्त आर्मी रेंजर मैक्स एडम्स द्वारा लिखा जा रहा है, भी विकास में है। स्टैलोन ने चक डिक्सन द्वारा बनाई गई पुस्तक श्रृंखला से लेवोन्स्ट्रेड लिखा, जो एक टेलीविजन रूपांतरण के रूप में शुरू हुआ और एक फिल्म परियोजना में परिवर्तित हो गया। टेलीविजन प्रोडक्शन स्लेट में रॉब विलियम्स द्वारा लिखित चार्ल्स सेलर के सेकंड सन का एक श्रृंखला रूपांतरण शामिल है। 125 स्टैलोन ने मई 2020 की शुरुआत में घोषणा की कि 1993 के डिमोलिशन मैन का सीक्वल बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि यह आ रहा है। हम अभी वार्नर ब्रदर्स के साथ इस पर काम कर रहे हैं। यह शानदार लग रहा है, इसलिए यह सामने आना चाहिए। ऐसा होने जा रहा है। 126 स्टैलोन ने एडगर एलन पो के जीवन पर एक फिल्म निर्देशित करने में अपना जुनून व्यक्त करना जारी रखा है, जिसकी पटकथा वे वर्षों से तैयार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि वे नेल्सन डेमिल के उपन्यास द लायंस गेम को भी रूपांतरित करना चाहेंगे। मीडिया में अनेक कार्य 1977 में पहली रॉकी के लिए स्टेलोन चार्ली चैपलिन और ऑर्सन वेल्स के बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए 2 नामांकन प्राप्त करने वाले इतिहास में तीसरे व्यक्ति बने। 127 पूर्वोक्त की तरह उन्होंने फिल्म में मुख्य भूमिका लिखी और निभाई। स्टेलोन को रॉकी बाल्बोआ, जॉन रेम्बो और बार्नी रॉस की रूप में उनकी आवर्ती भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। स्टेलोन ने रॉकी की सभी 6 फिल्मों में लेखन और अभिनय किया, जबकि 4 सीक्वल में निर्देशन का कार्यभार संभाला। स्टेलोन ने रेम्बो फ्रेंचाइज की 5 फिल्मों में अभिनय और सहलेखन किया और चौथी का निर्देशन भी उन्होंने किया। स्टेलोन ने द एक्सपेंडेबल्स फिल्मों की पहली किस्त को लिखा, निर्देशित किया और मुख्य भूमिका निभाई। स्टेलोन ने पैराडाइज एले में निर्देशन, अभिनय और लेखन किया। जॉन ट्रावोल्टा स्टैलोन ने फिस्ट, राइनस्टोन, ओवर द टॉप, क्लिफहैंगर और क्रीड 2 का सहलेखन और अभिनय किया। उद्धरण वांछित फरवरी 2008 में जब स्टैलोन से पूछा गया कि उन्हें किस प्रतीक, रॉकी या रेम्बो, के लिए याद किया जाना पसंद होगा, तो उन्होंने कहा, यह एक कठिन सवाल है, लेकिन रॉकी मेरा पहला बच्चा है, इसलिए रॉकी। 128 उन्होंने यह भी कहा कि रॉकी को एक ही चरित्र के, चेतन, और रेम्बो को, अचेतन, के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है। 129 स्टैलोन ने कभी-कभी अपनी फिल्मों में भी गाया है। उन्होंने पैराडाइज एली 1978 के लिए टू क्लोज टू पैराडाइज गाया, जिसमें बिल कोंटी, जिन्होंने पिछले वर्षों में स्टैलोन के साथ सहयोग किया था, जिन्होंने अपनी अकादमी पुरस्कार नामांकित फिल्म रॉकी 1976 के लिए प्रसिद्ध गोना फ्लाई नाउ थीम रिकॉर्ड की थी, जो US नंबर 1 हिट थी, द्वारा प्रदान किया गया था। 130 रॉकी 3 1982 में स्टैलोन, रॉकी बाल्बोआ के रूप में, ने अपनी ऑनस्क्रीन पत्नी एड्रियन, तालिया शायर, के लिए टेक मी बैक गाया, जब वे बिस्तर पर लेटे थे। यह गीत सबसे पहले गायक और छोटे भाई फ्रैंक द्वारा गाया गया था, जिनकी मूल रॉकी में एक छोटी भूमिका थी। राइनस्टोन 1984 के लिए स्टैलोन ने ड्रिंकस्टीन जैसे गीतों के साथ साथ अपने सहकलाकार और वास्तविक देशी संगीत स्टार डॉली पार्टन के साथ युगल गीत भी गाए। 131 उन्होंने 1980 के दशक में अपने करियर के चरम पर द मपेट शो में अतिथि कलाकार के रूप में 2 गाने भी गाए थे। 132 आखिरी बार स्टैलोन ने किसी फिल्म में ग्रज मैच 2013 में गाया था, जब उन्होंने और रॉबर्ट डी नीरो ने साथ मिलकर द स्टार स्पैंगल्ड बैनर गाया था। 133 व्यक्तिगत जीवन, विवाह और बच्चे 1985 में व्हाइट हाउस में स्टैलोन अपनी तत्कालीन पत्नी ब्रिगिट नील्सन,
राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और प्रथम महिला नैन्सी रीगन के साथ। स्टैलोन की 3 बार शादी हो चुकी है। उनकी पहली शादी से 2 बेटे और तीसरी शादी से 3 बेटियां हैं। 28 दिसंबर 1974 को 28 साल की उम्र में उन्होंने साशा जैक से शादी की। उनके 2 बेटे थे, सेज मूनब्लड स्टैलोन 1976 से 2012, जिनकी 36 साल की उम्र में हृदय रोग से मृत्यु हो गई, और सेर्गेयो, जन्म 1979, जिन्हें कम उम्र में ही ऑटिज्म का पता चला था। 14 फरवरी 1985 को दोनों का तलाक हो गया। स्टैलोन ने 15 दिसंबर 1985 को कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में मॉडल और अभिनेत्री ब्रिगिट नील्सन से शादी की। उनकी शादी, जो 2 साल तक चली, और उसके बाद उनके तलाक को टैब्लॉयड प्रेस द्वारा बहुत प्रचारित किया गया। 2017 में, स्टैलोन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में स्टाकर ओगॉड स्टारहॉक के रूप में दिखाई दिए, जो रेवेजर्स गुट का नेता था। 2018 में, उन्होंने एस्केप प्लान 2 हेड्स में डेव बॉतिस्ता के साथ सहअभिनय किया, जिसे सीधे होम वीडियो पर रिलीज किया गया था। उत्पादन पूरा होने पर, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज के माध्यम से घोषणा की कि इसके तुरंत बाद एस्केप प्लान 3 डेविल स्टेशन पर काम शुरू हो गया। 101 जुलाई में, स्टैलोन ने घोषणा की कि उन्होंने क्रीड के सीक्वल की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है, जिसमें रॉकी 4 से इवान ड्रैगो की वापसी सहित एक कथानक शामिल है। 102 उस वर्ष, स्टैलोन को डेरेक वेन जॉनसन की जॉन जी. एविल्डसन, किंग ऑफ द अंडरडॉग्स में दिखाया गया था। क्रीड 2 का निर्माण मार्च 2018 में शुरू हुआ और इसे थैंक्सगिविंग 2018 पर रिलीज किया जाना था। स्टैलोन को मूल रूप से स्टीवन कैपल जूनियर की नियुक्ति से पहले निर्देशित करने के लिए स्लेट किया गया था, जो उनकी फीचर फिल्म निर्देशन की शुरुआत थी। 104 क्रीड 2 को मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा 21 नवंबर 2018 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। फिल्म को आमतौर पर आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $35.3 मिलियन की कमाई की, 5 दिनों में कुल $55.8 मिलियन, जो थैंक्सगिविंग पर लाइव एक्शन रिलीज के लिए अब तक की सबसे बड़ी शुरुआत थी। 105-106 23 जुलाई 2019 को वैराइटी के साथ एक साक्षात्कार में, स्टैलोन ने कहा कि रॉकी सीक्वल और प्रीक्वल पर काम चल रहा है। निर्माता इरविन विंकलर ने कहा, हम इस पर बहुत उत्साहित हैं, और स्टैलोन को फीचर लिखने और उसमें अभिनय करने के लिए बातचीत चल रही है। हम इसे बनाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। स्टैलोन ने कहा कि फिल्म का कथानक रॉकी के एक युवा फाइटर से दोस्ती करने के बारे में होगा जो एक अनिर्दिष्ट अप्रवासी है। रॉकी एक युवा, गुस्सैल व्यक्ति से मिलता है, जो अपनी बहन से मिलने के लिए इस देश में फंस गया है। वह उसे अपने जीवन में ले लेता है, और अविश्वसनीय रोमांच शुरू होता है, और वे सीमा के दक्षिण में समाप्त होते हैं। यह बहुत समय पर है, स्टैलोन ने कहा। स्टैलोन ने यह भी कहा कि रॉकी प्रीक्वल टेलीविजन सीरीज के बारे में चल रही चर्चाएं है, जिसके बारे में उन्हें उम्मीद है कि यह एक स्ट्रीमिंग सेवा पर आएगी और सीरीज में संभवतः एक युवा रॉकी बाल्बोआ को एक पेशेवर मुक्केबाज के रूप में दिखाया जाएगा। स्टैलोन ने कहा कि निर्माता इरविन विंकलर इस सीरीज को बनाने में हिचकिचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, वहाँ कुछ संघर्ष था। उन्होंने अपने मन में महसूस किया कि रॉकी मुख्य रूप से एक फीचर फिल्म थी, और उन्होंने इसे केबल के लिए अनुवादित नहीं देखा, इसलिए विवाद का एक बड़ा कारण था। 107-108 उस वर्ष, स्टैलोन ने डेरेक वेन जॉनसन को मूल रॉकी के निर्माण पर एक वृत्तचित्र का निर्देशन और निर्माण करने के लिए चुना, जिसका शीर्षक 40 ईयर्स ऑफ रॉकी 2020 था। वृत्तचित्र में स्टैलोन फिल्म के निर्माण से पीछे के दृश्यों का वर्णन करते हैं। 109 स्टैलोन ने मार्च 2018 में ब्रैडेन आफ्टरगुड के साथ बाल्बोआ प्रोडक्शंस नाम से एक फिल्म स्टूडियो बनाया, जहां स्टैलोन उनके प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए सहनिर्माता के रूप में काम करेंगे। स्टूडियो ने फिल्म और टेलीविजन के लिए परियोजनाएं विकसित करने के लिए स्टारलाइट कल्चर एंटरटेनमेंट के साथ एक बहुवर्षीय सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। 110 मई 2018 में,
रेनबो फ्रेंचाइजी में 5वीं किस्त की घोषणा की गई और अगस्त 2018 में एड्रियन ग्रुएनबर्ग को निर्देशक के रूप में पुष्टि की गई। 111 रेनबो लास्ट ब्लर का फिल्मांकन सितंबर 2018 में शुरू हुआ, जिसकी पटकथा स्टेलोन ने सहलिखी थी, जिन्होंने वियतनाम युद्ध के दिग्गज जॉन रेनबो के रूप में अपनी भूमिका को भी दोहराया था। 112 113 संयुक्त राज्य अमेरिका में 20 सितंबर 2019 को रिलीज हुई इस फिल्म ने 114 अपने शुरुआती सप्ताहांत में $18.9 मिलियन की कमाई की, जो फ्रेंचाइजी की सर्वश्रेष्ठ शुरुआत थी। 115 116 फिल्म ने $50 मिलियन के प्रोडक्शन बजट के मुकाबले दुनिया भर में $91 मिलियन की कमाई की। 2020 के अंत में स्टैलोन ने गेम के दूसरे कॉम्बैट पैक के हिस्से के रूप में फाइटिंग वीडियो गेम मॉर्टल कॉम्बैट 11 में रेनबो के रूप में अपनी आवाज दी। 117 2021 में उन्होंने डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स फिल्म द सुसाइड स्क्वाड में किंग शार्क की आवाज दी। 118 2022 में स्टैलोन ने समरिटन में अभिनय किया, जो कि ब्रगी स्कुट द्वारा लिखित एक स्क्रिप्ट से सुपरहीरो शैली की एक डार्क व्याख्या है। 119 नवंबर 2022 में स्टैलोन ने तुलसा किंग में अपनी स्ट्रीमिंग टेलीविजन की शुरुआत की, जिसमें वह एक माफिया बॉस की भूमिका निभाते हैं। 9 एपिसोड की श्रृंखला टेलर शेरिडन और टेरेंस विंटर द्वारा बनाई गई थी और इसका प्रीमियर पैरामाउंट प्लस पर हुआ था। मई 2023 में स्टैलोन और उनके तात्कालिक परिवार, पत्नी और 3 बेटियों ने एक रियलिटी टेलीविजन सीरीज द फैमिली स्टैलोन में अभिनय किया। लॉन्च के 7 दिन बाद सीरीज को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। उसी महीने स्टैलोन ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में स्टाकर ओगॉड के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 121 स्ली थॉम जिम्नी द्वारा स्टैलोन के बारे में एक वृत्तचित्र फिल्म का प्रीमियर 2023 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की समापन फिल्म के रूप में हुआ। 122 अक्टूबर 2023 में उन्होंने एक स्पेन 4 बल्स में बार्नी रॉस के रूप में भूमिका दोहराई, जो बॉक्स ऑफिस और आलोचनात्मक विफलता थी, फ्रेंचाइजी में सबसे कम कमाई वाली फिल्म बन गई। 123 आगामी परियोजनाएं क्रीड 2 और रेनबो वी लास्ट ब्लड की रिलीज के बाद बाल्बोआ प्रोडक्शंस ने एक व्यापक प्रोडक्शन स्लेट तैयार किया है। जैक गैलवेस्टन जायंट जॉनसन पहले अफ्रीकी अमेरिकी बॉक्सिंग हेवीवेट चैंपियन के इतिहास को दर्शाने वाली एक फिल्म विकास में है। जॉनसन को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मरणोपरांत क्षमादान दिलाने में स्टैलोन की महत्वपूर्ण भूमिका के बाद इस परियोजना की घोषणा की गई थी। दोस्तों ये जो मूवी है एक तरह से रिलीज़ की गई थी 23 मई 1986 को और 90 मिनट टोटल मूवी की लेंथ थी। बाकी बजट इसका 25 मिलियन था उस दौर के अंदर और कलेक्शन उस समय भी इसका बेहतरीन रहा, 160 मिलियन इसका कलेक्शन रहा था, तो इस वजह से ये सुपर डुपर हिट रही थी। बाकी अपकमिंग इसका पार्ट जो है वो बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। सारी कुछ अपडेट मैंने आपको वीडियो में बता दी है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।